आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। सो बेसिकली इस पूरे सीरीज़ में या पूरे लेक्चर में आपको डिटेल्ड में इस हर एक चैप्टर का जो कि क्लास 10th पे बेस्ड है, हर एक चीज़ का कवरेज कराया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ना आपको बेसिकली वही क्लास 9 से रिलेटेड कुछ शेप्स हैं जिनके बारे में सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सिखाया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपका एनसीईआरटी बुक को ही ओपन कर लिया है जो कि एकदम प्रॉपर न्यू बुक है। आप भी अपना एनसीईआरटी बुक मेरे साथ ओपन करके रखेंगे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पर मैं जितना आपको बताऊँगा उतना ही आपको पढ़ना है। जनरली स्कूल में आपको एक्स्ट्रा बातें बताई जाती है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है, बट इस लेक्चर में जितनी भी बातें बताएंगे सिर्फ आपको उतना ही एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। प्लस हम लोग जो भी सैम्पल क्वेश्चन है या पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सारे सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेज को स्किप करता हूँ। सेकंड पेज भी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड पेज में बस एक टाइटल आप देख लेना, ये वाला टाइटल, कि यहाँ पर हम सरफेस एरिया निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। ये क्या होता है मैं अभी आपको जस्ट कुछ देर में बताने वाला हूँ, बस ये टाइटल याद कर लो। फिर आप स्किप कर लो। स्किप कर करके आप देखो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसके बाद आप और आगे आ जाओ। आगे आने पर आप देख पाओगे कि आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। उसके बाद फिर आगे आओ, मतलब हम लोग चेक करें कितने हमारे पास एग्जाम्पल है। सर एग्जाम्पल 3 भी है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 भी आएगा। 4 के बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज 12.1। सो बेसिकली हमारा एक एक्सरसाइज तो आ चुका है। सो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। सो यहीं से हम एक स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं एक पेज ऐड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक पेज ऐड ऑन हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सबसे पहले मैं यहाँ पर चैप्टर का हेडिंग डाल लेता हूँ, दैट इज़ विथ रेड पेन चैप्टर नंबर 12। आपके लिए चैप्टर नंबर 12 होगा, बट मेरे सीरीज़ के लिए तो चैप्टर नंबर 1 है क्योंकि इसी से ही हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब सर इस चैप्टर में बेसिकली आपको दो ही चीज़ निकालना सिखाया जाएगा। एक तो सरफेस एरिया आपको निकालना सिखाया जाएगा और एक वॉल्यूम निकालना सिखाया जाएगा। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी बात है जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से, आपने 9th क्लास में सीखा होगा। क्या सर सारे फार्मूले मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने 9th क्लास में सीखा होगा। क्या क्या फार्मूले मैं आपको फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ सारे फार्मूले। वैसे तो ये क्लास 10 का टॉपिक नहीं है, क्लास 10 में बिल्कुल भी आपको फार्मूला दोबारा नहीं सिखाया जाता है। सारे फार्मूले आपको क्लास 9th वाले अच्छे से आने चाहिए। फिर भी एक रिकैप के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे पास कुछ शेप्स होती हैं। क्या क्या शेप्स होती हैं वो भी मैं बता दूंगा। उनका आपको सी ए से निकालना आना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, टी ए से निकालना भी आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम निकालना भी आना चाहिए। ओके, आपको इतनी चीज़ें तो आनी ही चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने होपफुली सीखा होगा। ओके, सो एक एक करके मैं शेप का नाम और उनके फॉर्मूले को लिखते जाता हूँ। सो सबसे पहला शेप होता है क्यूब, फिर आता है क्यूबॉइड, फिर आता है सर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्पेयर एंड एट लास्ट हेमिस्फेयर। ओके, हमें इन सारे शेप का सी ए से टी ए से और वॉल्यूम आना चाहिए। सो सर जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्यूब का क्या होता है 4a², फिर आता है टी ए से 6a², वॉल्यूम आता है ए क्यूब। ओके, क्यूबॉइड का आता है हमारे पास 2l+b जो कि रेक्टेंगल का परिमीटर है, फिर इसमें h मल्टीप्लाई। टी ए से थोड़ा बड़ा होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। बेसिकली 2lb+bh+hl हमारा फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम होता है lbh, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का सर सी ए से क्या होता है 2πr/h। उसके बाद ये होता है 2πr r+h। फिर वॉल्यूम होता है πr²h।
सर कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल, एल मतलब स्लैंट हाइट। उसके बाद ये होता है पाई आर एल प्लस आर। फिर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। स्पेयर में सर सी एस ए वैसे तो होता नहीं है, बट फिर भी हम 4 पाई आर स्क्वायर बोल देते हैं, क्योंकि जो सी एस ए है वही आपका टी एस ए बन जाता है। उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड एट लास्ट अगर मैं बात करूँ हेमिस्फेयर के सी एस ए की, तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, देन 3 पाई आर स्क्वायर, देन 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होता है। सो देखो फॉर्मूला डिटेल में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हो, तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको ये फॉर्मूले आते हैं। तो जिनको नहीं आता है वो एक बार सारे फॉर्मूले रिकैप कर लेंगे। सो आपके पास टोटल 6 शेप है। सारे शेप के बारे में मैंने सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम सब बता दिया। एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ कि सी एस ए और टी एस ए में क्या फ़र्क होता है। सी एस ए होता है एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। सर टॉप एंड बॉटम को हटा के जो भी बचेगा उसको बोलते हैं सी एस ए। और टी एस ए में सर सारी चीज़ें आ जाती है, ऑल, यानी जितनी भी शेप में चीज़ें हैं जिसको आप टच कर सकते हो वो सारी चीज़ें टी एस ए का पार्ट होती है। मीन्स सी एस ए और टी एस ए में सिर्फ टॉप एंड बॉटम का फ़र्क है। आगे जाके हम और समझ जाएंगे, फ़िलहाल के लिए ये बेसिक सी बात है जो कि हमें आनी ही चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1। सो गाइस 12.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरे चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है उनके बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि चैप्टर में एक्चुअली होने क्या वाला है। हमारे पास देखो एक एक्सरसाइज है 12.1 और है एक 12.2। अगर हम बात करेंगे पास्ट सिलेबस की, तो सर 12.3 और 12.4 भी हुआ करता था, मतलब चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, बट अब तो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ना। सो हमें ये बाकी चैप्टर्स में से मतलब ये एक्सरसाइज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी आपके बुक में भी नहीं होगा। बुक में जो भी है ना वो आपको सारा पढ़ना है। जो नहीं है मतलब जो पहले था वो हटाया जा चुका है और वो आपके बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं ऐसी आइडिया दे रहा हूँ कि ये चीज़ पहले था, अब आपके बुक में नहीं है। आपको मेनली सिर्फ दो ही एक्सरसाइज पढ़ना है, 12.1 एंड 2। तो 12.1 में क्या है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। सर चैप्टर का नाम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो एक एक्सरसाइज आपको बताएगा सरफेस एरिया निकालना और दूसरा आपको बताएगा वॉल्यूम निकालना। ओके, बट क्या चीज़ का? सर हम यहाँ पर सरफेस एरिया क्या चीज़ का निकालेंगे? अरे देखो आपके पास बहुत सारे शेप हैं, तो उनमें से ही कोई शेप देगा एस क्लास 9th। बट फिलहाल आप क्लास 10th में आ चुके हो, तो थोड़ा सा तो ट्रिकी होना चाहिए ना क्वेश्चन। इसीलिए हम यहाँ पर निकालते हैं सरफेस एरिया। अभी टाइटल याद करो, क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, बुक का पेज नंबर 2, उसी को मैं लिख रहा हूँ। सरफेस एरिया हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। क्या चीज़ का? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब हम सरफेस एरिया निकालेंगे कॉम्बिनेशन का, वैसे ही हम वॉल्यूम भी निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का। अरे भाई ये क्या होता है अभी बता रहा हूँ, पहले नोट कर लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स यानी जो शेप आपने यहाँ पे ऊपर में पढ़ा है ना उनका कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम कैसे दिखता है? सर एक नीचे में कोन होता है और ऊपर में हेमिस्फेयर होता है। ओके, लट्टू कैसे दिखता है? सर यहाँ पर भी हमारे पास जो है एक कोन ही होता है और यहाँ पर एक हेमिस्फेयर होता है, जिससे लट्टू बन जाता है। ओके, अगर मान लो मेरे को एक ड्रम बनाना है, तो मेरे पास एक सिलेंडर होगा और उसके अंदर अगर मैं कुछ चीज़ रखना चाहता हूँ तो उसके अंदर गड्ढा करना पड़ेगा। मतलब मान लो अगर मुझे कोन रखना है तो मुझे कोन के लिए जगह बनाना पड़ेगा। मैं जो भी बात बता रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है, 2-3 शेप की बातें हो रही हैं, मतलब कॉम्बिनेशन। ये क्लास 10th है, यहाँ पे एक शेप का क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे दो शेप को मिला करके आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ, एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर आ गया तो क्या दिक्कत है? हम दोनों को कंसिडर करेंगे। क्लास 9th में एक शेप था, एक को कंसिडर करते थे, अब दो दो आ गए तो दोनों को मिक्स करके फार्मूला लगाएंगे और आंसर लाएंगे। देखो फार्मूला तो इतना ही लगना है। अब ये बिल्कुल टेंशन मत लो कि कुछ नया फार्मूला आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आज से आपको बता दे रहा हूँ। फार्मूला तो इतना ही आपको याद करना है, बाकी जो भी चीज़ आएंगी हर एक एग्जांपल आपको अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने बुक पर आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम आएंगे।
अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्ज़ाम्पल मैं आपको सारे एग्ज़ाम्पल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मतलब देखो, अभी हमने एग्ज़ाम्पल सीखा भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्पल पे अभी मत जाओ, एक चीज़ और सुन लो, जिससे और भी आपका जो डर है इस चैप्टर का वो दूर हो जाएगा। मैं अभी सारे एग्ज़ाम्पल का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। सर, हम इस चैप्टर में सरफेस एरिया तो निकालने वाले हैं। इस चैप्टर में मत बोलो 12.1 बोलो इसको, क्योंकि पूरे चैप्टर में सरफेस एरिया नहीं है, 12.2 में वॉल्यूम भी है। सो हम 12.1 में जो सरफेस एरिया बेसिकली निकालने वाले हैं, उसको मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 3 हिस्सों में। मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट हर एक एग्जाम्पल को रिलेट करेगा। ओके, मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ लिखने वाला हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। सर, हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे ऐसे शेप का। सर, ऐसे शेप का निकालना सीखेंगे जिनका जो बेस है वो सेम है। मतलब, अरे अभी बता दूंगा, पहले नोट कर लो। सेकंड, हम लोग सीखेंगे सरफेस एरिया निकालना। सर, कैसे शेप का? ऐसे शेप का जिनका बेस नॉट इक्वल या तो सेम नहीं है, नॉट सेम बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ सेम लिखा हो तो यहाँ नॉट सेम आपको समझ आ जाएगा। एंड द लास्ट हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। सर, लास्ट हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे ऐसे शेप का जो कि हॉलो आउट है। हॉलो आउट मतलब गड्ढा। अरे उसमें गड्ढा कर दिए हैं। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो दो शेप को आप जोड़ रहे हो तो दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग को आइसक्रीम बनाना है तो कोन और उसके ऊपर हेमिस्फेयर। लेकिन अगर मैं ऊपर ना रख के उसके अंदर में कुछ रखता हूँ तो ये भी तो एक प्रकार से दो शेप का मिक्सचर है। तो अंदर में रखने के लिए तो गड्ढा करना पड़ेगा ना। तो मैथ्स के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं होलो आउट, यानी गड्ढा करना। तो यहाँ पर आपके पास 3 3 अलग अलग केस है और इन तीनों को हम लोगों को सीखना है। अगर आपने तीनों केस सीख लिया तो आप आराम से 12.1 बना सकते हो। 12.1 क्या, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यानी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर आराम से बना सकते हो। तो सर, हम ये कैसे सीखेंगे ये सुन लो। कौन सिखाने आएगा? देखो, फर्स्ट चीज़ आपको सिखाने आएगा एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 1। सेकेंड चीज़ आपको सिखाएगा एनसीईआरटी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एंड द लास्ट ये आपको सिखाएगा एनसीईआरटी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 4। सर, 3 कहाँ गया? अरे भाई, एग्ज़ाम्पल नंबर जो 3 है ना, वो किसी से रिलेटेड नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 इज़ अ नॉर्मल क्वेश्चन, तो उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं उसको समझा दूंगा उसमें हो क्या रहा है। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे वो 1 2 और 4 रहेंगे। फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है इस चैप्टर को तो 1 2 और 4 आपको नॉर्मली सीखना चाहिए। ओके, सो हम एक एक करके हर एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको हर एक तीनों टॉपिक का आइडिया दे देता हूँ ताकि एग्जाम्पल आपको आसान लगे। तो देखो क्या होता है, बेस सेम का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेस सेम का मतलब होता है, मान लो मेरे पास एक कोन है। सर, कोन का बेस कैसा होता है? सर्कल। इस कोन के ऊपर मैंने रखा हेमिस्फेयर। सर, हेमिस्फेयर का भी बेस होता है सर्कल। सर, दोनों का बेस सर्कल है, मतलब दोनों का बेस क्या है? सेम है। मतलब अगर आप सेम बेस वाले चीज़ों को कंसिडर करते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए तो उसको हम निकालना सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 में। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो सर, जिसका बेस सेम होता है ना, वो अच्छे से देखो फिट हो जाते हैं, एक के ऊपर अच्छे से फिट हो जाते हैं, उनके बीच में कोई भी जगह नहीं बचता। तो ये अच्छे से फिट हो जाने वाले शेप हैं। मतलब यहाँ पर आपके जो बीच का हिस्सा है ना, उसमें कोई भी गैप नहीं बचता, ये लोग अच्छे से फिट हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। बट जो नॉट सेम वाले हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब एक डाइस मान लो, और इस क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। मान लो मैंने इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा, तो सर हेमिस्फेयर तो होता है सर्कल, और जो क्यूबॉइड होता है वो होता है स्क्वायर। सर, क्यूबॉइड होता है स्क्वायर और इसके ऊपर सर्कल चीज़ को रख दोगे तो क्या हो रहा है, आपका जो थोड़ा थोड़ा जगह है ना, देखो यहाँ पर ये जो जगह है ये बच जा रहा है। ये क्यों बच रहा है सर? क्योंकि आपका बेस सेम नहीं है। तो क्या होता है ना, जब किसी चीज़ का बेस सेम नहीं होता जनरली ये आपको क्यूबॉइड, क्यूब या तो हेमिस्फेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक होता है स्क्वायर शेप का, एक होता है सर्कल शेप का। क्योंकि बाकी शेप में तो बेस सर्कल है, सिलेंडर, कोन, ये हेमिस्फेयर, ये सब का बेस सर्कल होता है। तो ये तो एग्जांपल नंबर 1 से रिलेटेड होंगे। बट जब भी क्यूब आ जाएगा क्वेश्चन में,
क्यूब या क्यूबॉइड आ जाएगा, तो उनका बेस सर्कल नहीं होता, उनका बेस स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होता है। जनरली आपके बुक में क्यूब वाले ही क्वेश्चन है, तो वो सारे एग्जाम्पल 2 में कवर होते हैं। अब ये अलग से क्यों कवर हो रहे हैं, क्योंकि भाई जो आपका जो एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है उसको भी तो आप छू सकते हो ना, उसको भी तो आप टच कर सकते हो, और जो भी चीज़ आप टच कर सकते हो वो सब चीज़ सरफेस एरिया का पार्ट बनता है। सरफेस एरिया इज़ नथिंग बट व्हाट कैन यू टच, मतलब आप क्या क्या टच कर सकते हो, आप उस शेप में क्या क्या चीज़ों को छू सकते हो, वही आपका सरफेस एरिया बनता है। तो इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है अलग से, और ये एग्जाम्पल नंबर 2 सिखाएगा। ओके, लास्ट है हॉलो आउट। मतलब सर अगर आप गड्ढा भी कर दोगे तो भाई गड्ढा अगर मान लो मैंने किया, मैंने एक सिलेंडर के अंदर एक कोन के जितना गड्ढा कर दिया, तो सर मैं तो उसके अंदर हाथ डाल सकता हूँ ना, मतलब मैं बाहर का तो टच कर ही रहा हूँ, प्लस मैं उसके अंदर का भी टच कर सकता हूँ। सिलेंडर के बाहर का हिस्सा तो छू रहा हूँ, बट गड्ढा अगर हो रहा है तो मैं उसके अंदर भी तो हाथ डाल के टच कर सकता हूँ ना। सो इसीलिए सरफेस एरिया आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आप बाहर भी छू सकते हो और अंदर भी छू सकते हो, तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी सरफेस एरिया का रोल आ रहा है। मतलब आपका सरफेस एरिया एक प्रकार से गड्ढा करने से और बढ़ जाता है, क्योंकि आप अंदर भी छू सकते हो। ओके, सो हम इन सब को अभी निकालना सीखेंगे। सर निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा? अरे वेरी इजी, प्रोसेस भी बता देता हूँ, चलो और आसान कर देते हैं। सर सॉल्यूशन लिखने का प्रोसेस बता दो। सॉल्यूशन प्रोसेस, अरे वेरी इजी भाई, क्या होता है हमारे एग्ज़ाम का प्रोसेस? सर सबसे पहले तो गिवन लिखा करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, गिवन लिखना भूल जाते हैं बच्चे, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, ऐसा मत किया करो। गिवन लिखने के बाद जो देखो शेप बनाना है कि नहीं हो तुम्हारी मर्जी, अगर एक क्वेश्चन में शेप नहीं दिया है तो बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जनरली जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है शेप से रिलेटेड वो यही है कि सर अगर गिवन है तो योर विश, अरे भाई तुम्हारी विश, तुमको अगर ज़रूरत है तो बनाओ वरना मत बनाओ। अगर नॉट गिवन है तो भी देखो जनरली उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है कि बना लो यार, क्योंकि नहीं दिया है तो बना लेना चाहिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ये तो छोटी छोटी बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्ड बात, आपको ना फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लाइन बोलो। मतलब आप क्लास 10th में क्या करोगे, एक ही लाइन में पूरा फॉर्मूला बना लोगे। आप सेपरेट सेपरेट चीज़ निकालने से अच्छा है एक ही लाइन में फॉर्मूला बना लोगे और इकट्ठे में कैलकुलेट करोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो सब आसान है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बहुत आसान होने वाला है चैप्टर, सुन लो। अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूँ तो मान लो आपका बेस सेम है, मान लो एक आइसक्रीम है, एक कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर है। तो सर आप हेमिस्फेयर को भी छू सकते हो और कोन को भी छू सकते हो। सो आप हेमिस्फेयर का भी सरफेस एरिया निकालोगे और कोन का भी सरफेस एरिया निकालोगे, दो चीज़ का निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करके आप टोटल सरफेस एरिया बता दोगे। यानी आपका 3 काम है, हेमिस्फेयर का भी निकालोगे, दूसरा कोन का भी निकालोगे, तीसरा दोनों को ऐड कर दोगे। तो 3 काम से अच्छा आप एक ही लाइन में फॉर्मूला लिख दो। एक ही लाइन में आप लिख दो हेमिस्फेयर प्लस कोन, और एक ही लाइन की मदद से आप आंसर निकालो। तो इससे क्या होता है, समय भी बचता है। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सर पहले हेमिस्फेयर का निकालेगा, फिर कोन का निकालेगा, फिर प्लस करेगा, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा एक ही लाइन में फॉर्मूला लिखो और आंसर लाओ। क्लास 10th के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, बिकॉज अब आप बड़े क्लास में आ चुके हो तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे आपका टाइम बचेगा। यू आर गोइंग टू गिव द बोर्ड एग्जाम और आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप फॉर्मूला को एक ही लाइन में लिख लो। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर मैं पेंसिल ले लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है सब चीज़ सॉल्व करने के बाद हैंस लिख दिया करो। भाई हैंस तो लिखना ही चाहिए ना, इतना तो टाइम बोर्ड एग्जाम में निकालो कि हैंस लिखो, है ना, लास्ट में आपको हैंस लिख कर आना है। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट भूल ही जाता है, मैं भी कभी कभी भूल जाता था, इसको मैं अलग से लिखूंगा रेड पेन से, कि सर दो चीज़ मेंशन करना मत भूलना। अगर आपने सरफेस एरिया निकाला है, अगर आपने सरफेस एरिया निकाला है तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखना मत भूलना। और अगर आपने वॉल्यूम निकाला है तो क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर या तो मीटर क्यूब। जनरली सेंटीमीटर या मीटर ही चलता है, किलोमीटर ये सब नहीं आता एग्ज़ाम में, अगर आ गया तो देख लेना। ओके, नॉर्मली तो यही चलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है विच स्टूडेंट फॉरगेट्स इन द एग्ज़ाम। सो हमें ये गलती नहीं करनी है। सो 5 स्टेप हम लोगों को याद रखने हैं और ये हमें एग्ज़ाम में भी फॉलो करने हैं।
अब हम अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ही सॉल्व कराया जाएगा इस लेक्चर में और क्वेश्चन आंसर का जस्ट एक ओवरव्यू दिया जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है। सो मैं अभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा के पूरे हर एक क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दूंगा और आपको घर में अपने से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, जो कि एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेपरेटली फ्यूचर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल इस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल से अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1। सो दोस्तों, यहीं से हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मेरे इस नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जैसे ये चैप्टर ओवर होता है। ओके, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पेन से, वो आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और मेरे पास ये एनसीईआरटी बुक भी है जहाँ से मैं आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा। ओके, सो हम आ चुके हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 में। अब जैसे कि मैंने बोला था एग्जाम्पल नंबर 1 किससे रिलेटेड है सर, जिसका बेस सेम है। तो देखो यहाँ पे आपको हेमिस्फेयर और कोन मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार इसी का एग्जाम्पल दे रहा था। अब बिलीव में आपको सारे एग्जाम्पल बहुत इजी लगने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको आइडिया दे दिया कि किस एग्जाम्पल में क्या होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं, जहाँ पर सर आपके पास देखो क्या लिखा है, राशिद गॉट अ लट्टू, मतलब राशिद को एक लट्टू मिला अपने बर्थडे में। और उसमें कोई कलर नहीं है। ओके, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है। ही वॉन्टेड टू कलर इट विथ क्रेयॉन्स, और उसका शेप कैसा है सर, कोन, सर माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। अरे ये सब नए नए वर्ड पे ध्यान मत दो, मेनली कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है, फोटो में भी दिखाया गया है। सर कोन है और उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, जो कि नॉर्मल लट्टू होता है। मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि सर जो टोटल हाइट है वो है 5। टोटल हाइट आपका कितना है 5, और जो डायमीटर है जिससे आप रेडियस निकालोगे, डायमीटर आपको दिया गया है 3.5। सर डायमीटर किसका है भाई, पूरे टॉप का है। देखो हेमिस्फेयर और जो कोन है दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का रेडियस भी सेम होगा, इसीलिए डायमीटर आपको एक ही बार दिया जाएगा। इसी डायमीटर से आप रेडियस निकालोगे और वो रेडियस दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो दोनों का रेडियस भी तो सेम होगा ना। इसीलिए आपको डायमीटर एक ही बार बता दिया है पूरे टॉप का। आपको क्या करना है, देखो फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर, और पाई की वैल्यू इतनी ले लेना। देखो पाई की वैल्यू तो चलो 22.7 ही लिया जाता है अगर कुछ ना बोला हो तो। सो मेनली हमें निकालना है एरिया, मतलब सर मुझे कितना एरिया में कलर करना है ये मुझे निकालना है बेसिकली। ओके, मेरे पास जो लट्टू है उसकी मेरे को टोटल हाइट और हम लोगों के पास एक प्रकार से डायमीटर दे दिया है, और मुझे निकालना है कि मुझे कितना एरिया में कलर करना है। अब देखो कलर तो बाहर के ही जगह में की जाती है ना, सरफेस में, इसीलिए हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने का काम करेंगे। अब भैया सरफेस एरिया निकालना है तो देखो किसको किसको छू सकते हो, सर मैं हेमिस्फेयर को भी छू सकता हूँ, मैं तो कोन को भी छू सकता हूँ। लेकिन क्या चीज़ को छू सकते हो, सी एस ए को या टी एस ए को? याद करो सी एस ए और टी एस ए में क्या फ़र्क है, टॉप बॉटम का। सर यहाँ का जो बॉटम हिस्सा है जो कि सर्कल है वो तो ढक चुका है, उसको तो मैं छू ही नहीं सकता, वो तो अंदर में चला गया है। मैं तो सिर्फ बाहर का हेमिस्फेयर को छू सकता हूँ और कोन को छू सकता हूँ। मतलब बच्चों आप सी एस ए को छू सकते हो, सिंपल सी बात। मतलब क्लास 10th में मेनली आप देखोगे आपको सी एस ए ही निकालना होता है, क्योंकि आप बाहर का हिस्सा छू सकते हो, कॉम्बिनेशन में जो बेस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो ढक जाता है। तो टी एस ए की तो बात ही नहीं आती। लेकिन जो मेन लाइन आप लिखोगे ना, मतलब यहाँ पे जो मेन लाइन आप लिखोगे वो टी एस ए लिखना, क्योंकि आप पूरे शेप का निकाल रहे हो तो पूरे शेप को बोलते हैं टी एस ए। लेकिन जब कैलकुलेशन करोगे तब सी एस ए लिखना, क्योंकि छू तो सिर्फ सी एस ए को सकते हो ना। अरे सिंपल सी बात है, छू सकते हो सी एस ए को तो कैलकुलेशन में निकलेगा सी एस ए। लेकिन जो मेन लाइन रहेगा, जो ऑब्जेक्ट का लाइन रहेगा, टॉय है, ये आपका लट्टू है इसीलिए यहाँ पे टॉय लिखा गया है। तो जो मेन आंसर का जो लाइन रहेगा वो टी एस ए रहेगा। ओके, क्योंकि आप पूरे ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हो, आप किसी इंडिविजुअल पार्ट का नहीं निकाल रहे हो। तो क्लास 10 में मैंने बताया था आपको एक ही लाइन में फॉर्मूला लिखना है, तो ऐसे आपको लिखना होता है। मतलब आपको निकालना है टी एस ए, आपको निकालना है टी एस ए, बट कैसे निकालोगे सर, हेमिस्फेयर और कोन का सी एस ए को प्लस करके। सो मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है। डाटा नोट कर लो, टोटल हाइट इतना है और 3.5 आपका डायमीटर है। सो मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्ज़ाम में, और इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम एग्ज़ाम में मिस कर सकते हैं। सो मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। एक अलग पेज में इसको सॉल्व कर ले कि इसी में कर लें?
एक अलग पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक न्यू पेज हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास एक नया पेज आ चुका है, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 में जो जो डाटा दिया गया है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सर सबसे पहले गिवन में क्या आपको बताया गया है? सर मेरे को जो है टोटल हाइट ऑफ टॉप बताया गया है, टोटल हाइट ऑफ टॉप, या तो टॉय लिख दो। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ एक डायग्राम भी बना लेते हैं कि सर हमारे पास जो है एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, इसका जो है टोटल डायमीटर आपको बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट आपको बताई गई है 5 सेंटीमीटर। ओके सर, टोटल हाइट बताया गया है जिसमें से आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है डायमीटर, सो उससे आप निकाल लो रेडियस ऑफ टॉय। सो टॉय का रेडियस आएगा 3.5 का आधा। ओके, अब मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इसको देखो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि क्लास 10th में मेनली देखो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं और आपको पॉइंट में प्रॉब्लम आएगी। सो आप किसी भी चीज़ को पॉइंट में मत रखा करो, इसको अपना 35/20 कर लो। मतलब आप पॉइंट को क्या करोगे, हटाओगे और नीचे 0 लगाओगे, और ये 5 से भी कट हो जाएगा, 5 4 जा एंड 5 7 जा, तो 7/4 अगर आप रखोगे तो आगे आपका यूज़फुल होगा, मतलब आपको कैलकुलेशन करने में ईजीनेस होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहता है कि आप कभी भी किसी चीज़ को पॉइंट में कैलकुलेट मत करो। सारा गिवन आपने लिख लिया, अब हम एडिशनल बातें लिखेंगे। सर मतलब हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम बनाएंगे फार्मूला। ओके सर, फार्मूला क्या कहता है? देखो सर, मेरे को निकालना है कितना जगह कलर करना है, यानी TSA ऑफ टॉय। इसको निकालने के लिए 2 स्टेप है सर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर और CSA ऑफ जो हमारा कोन है, उन दोनों को हमें प्लस करना है, प्लस CSA ऑफ कोन। सर हेमिस्फेयर का CSA होता है 2πr² और कोन का होता है πrl। ओके, अब इन दोनों में देखो आपको और शॉर्टकट करना पड़ेगा। क्या शॉर्टकट है? देखो दोनों का r और पाई सेम है, तो हम πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2r और यहाँ पे l बचेगा। ओके, मतलब हम लोगों को जितना शॉर्टकट है उतना लगा ही लेना है टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में। सर पाई और r दोनों में कॉमन है, इसीलिए मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे 2 और सिंगल r बचा और यहाँ पे l बचा। वेरी इजी, मतलब जितना भी आप देखो भाई, सेम लाइन में लिखने का यही फ़ायदा होता है कि जो कॉमन होता है आप निकाल सकते हो। अलग अलग करते तो दो बार पाई और आर में वैल्यू डालना पड़ता, ओके, और उसके बाद ऐड करना पड़ता। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि एक ही लाइन में फॉर्मूला लिखो और आंसर लाओ, इससे आपको जल्दी आंसर लाने में हेल्प होगी। अब सर वैल्यू भी डाल लो। वैल्यू देखो मैं डालता हूँ, दूसरे पेन से डाल लेते हैं, रेड कलर मज़ा नहीं आ रहा है। ओके सर, पाई की वैल्यू मेरे को याद है 22.7 बोला था। पॉइंट देखो हमेशा मल्टीप्लाई पॉइंट लगा के किया करो, एक्स मत लिखा करो, क्लास 10th में आ गए हो। आर की वैल्यू 7.4 है, देखो कितना फ़ायदा हुआ, 7 7 कट गया। सर 2 इंटू आर 7.4, 7/4 प्लस एल। अब स्लैंट हाइट यानी एल आपको निकालना पड़ेगा, यही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इसको अभी हम लोग निकालेंगे बहुत जल्द। यहाँ पे और भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमको, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 जा, 2 2 जा, ओके, एंड यहाँ पे भी 2 2 जा और 2 11 जा। सो बाहर में आपको मिल रहा है 11/2, 11/2 आपको बाहर में मिल रहा है और अंदर में मिल रहा है 7/2। ओके, मतलब अब एल निकालना ही बस पेंडिंग है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपका डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम एल निकालने पे अब फोकस करते हैं। सो बच्चों, एल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाइथागोरस की तरह, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। मतलब एल जो होता है कोन का होता है, तो कोन का ही आपको हाइट और रेडियस लेना है। तो सर कोन का हाइट कितना है ये तो मुझे नहीं पता, मेरे को रेडियस पता है, जो कि ऊपर में देख लेता हूँ, मैं भूल गया। सर 7/4, ओके 7/4 है, बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/4 का स्क्वायर। अब एच मेरे को नहीं पता है, तो एच में फिर से अपने क्वेश्चन पे जाता हूँ, ये रहा मेरा क्वेश्चन, जहाँ पर सर आपको टोटल हाइट दिया गया था। ओके, अब टोटल हाइट में से जो है कोन का हाइट कितना है ये मुझे पता करना है। तो वेरी इजी बच्चों,
जितना जो रेडियस होता है हेमिस्फेयर का उतना ही उसकी हाइट होती है, क्योंकि देखो ये सर्कल है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक को रेडियस बोलते हैं। सो जो यहाँ पे रेडियस है वही इसकी हाइट बन जाती है। रेडियस कितना आया था 7/4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से 1.75 आएगा। सो बेसिकली जो रेडियस है वो 1.75 है। ओके सर, टोटल हाइट 5 है, 5 में से इसका जो हाइट है 1.7, कितना 5 1.75 आता है ना। 3.5 का आधा कितना होता है 1.75। ओके तो 5 में से अगर आप 1.75 हटा दोगे तो 3.25 आपका सेंटीमीटर मेरे हिसाब से रिमेनिंग हाइट बचेगा। ठीक है, वेरी इजी। मतलब आपने 9 क्लास में भी सीखा होगा कि हेमिस्फेयर में जो उसका रेडियस होता है वही उसकी हाइट बन जाती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि सर जो यहाँ पर हाइट ऑफ जो मेरा कोन है वो निकलेगा, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा 1.75 जो कि आता है 3.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो थोड़ा डेसिमल आ गया है क्योंकि हमें एल निकालना है, अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं डेसिमल में ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.75। ओके मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको ना हम डेसिमल में ही ले लेते हैं। अंदर का भी डाटा को हम डेसिमल में ले लेते हैं, बाहर का भी हम डेसिमल में ले लेते हैं। सिर्फ एल निकालने के लिए देखो डेसिमल ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी कि आपको डेसिमल में सॉल्व करके दिखाऊँ। ओके सो हमारा जो हाइट आया है वो आया है 3.25। तो 3.25 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और जो आपका जो रेडियस था वो था 3.5 का आधा जो कि होता है 1.75। ओके कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं लेना है, एल निकालने के कारण हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज़ बहुत इजी था, कितना जल्दी आंसर आता, सिर्फ इसके कारण प्रॉब्लम हो गया। अब इस पे ध्यान देना आपको पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम में भी डेसिमल वाले कैलकुलेशन या फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं, बट मैं इसमें आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ रूट निकालने का, तो बिल्कुल इसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। अब देखो 3.25 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, यानी आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा आपको खुद से निकालना पड़ेगा, आपको मिलेगा 10.5625। ओके एन अगर आप 1.75 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3.0625। अरे सिंपल है ना यार, आप मल्टीप्लाई करो और 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो 2 का डबल 4, यानी आंसर में 4 डिजिट पहले पॉइंट रहेगा। इतना आपको खुद से करना है, ये सब मैं नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करके दिखाने वाला। ओके अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब 10.5625 प्लस 3.0625, इन दोनों को आपको प्लस कर देना है, आपको फिर मिलेगा 13.625। ओके अब फाइनली आपको इसका रूट निकालना है। तो यहीं पे आता है प्रॉब्लम कि हम रूट कैसे निकालें। आपने वैसे क्लास 8 में पढ़ा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, सर लॉन्ग डिवीज़न मेथड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, बट अभी तक तो आप भूल चुके होंगे और वो बहुत बेकार मेथड है, उसमें टाइम लगता है। मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ इसका शॉर्टकट, जिससे आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। तो वो शॉर्टकट ध्यान से सुनना, एक ही बार बताऊँगा क्योंकि बाकी किसी क्वेश्चन में अप्लाई भी नहीं होता। हो गया तो अच्छी बात है, फिर से निकाल लेंगे, है ना। तो शॉर्टकट सुन लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। ठीक है, ट्रिक टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे बेस्ट है, इसमें आप सब सीख जाते हो, मतलब स्क्वायर रूट का ट्रिक भी आप यहाँ पे सीख जाते हो। सो इस पर आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, आपको देखना है कि इस 13 के, मतलब इस 13 के आसपास कौन सा स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सर मेरे को याद आ रहा है 13 से पहले आता है 9 जो कि 3 का स्क्वायर है, और 13 के बाद आता है 4 का स्क्वायर 16। मतलब जो 13.625 है ना, ये इन दोनों के पास है ना। अब मेरे को देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, 3 के ज़्यादा पास है कि 4 के ज़्यादा पास है। तो मैं गैप निकालूंगा, मतलब देखो आप माइंड में भी निकाल सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको। मतलब हम गैप निकालेंगे सर, सबसे पहले 13.625 में माइनस करेंगे 9 को, तो कितने का गैप आ रहा है 4.625। अब मैं
16 में से माइनस करूँगा 13.625 को, मतलब मैं एक प्रकार से गैप निकालना चाहता हूँ। तो 16 माइनस 13.625 ये होता है सर 2.375। ओके, सो यहाँ पर सर सबसे ज़्यादा पास तो 16 वाला है, यानी 16 जीत गया, यानी 4 जीता एक प्रकार से। 4 सबसे ज़्यादा पास है इस नंबर के। तो आपको सबसे पहले यही पता करना है कि कौन सबसे ज़्यादा इसके पास है, जो कि आप डिफरेंस निकाल के पता कर सकते हो। ओके, तो 4 जीत गया। अब आपको सॉल्व कैसे करना है ये सुन लो। आपको ना लिखना है 4, फिर आपको देखना है कि आप प्लस करोगे या माइनस करोगे। तो सर मैं अभी 4 लिखा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 16 की। 16 से 13 तक जाने के लिए आपको करना पड़ता है माइनस, यानी आप करोगे माइनस, जो गैप है ना उतना आपको माइनस करना है। मतलब एक प्रकार से आपको 13 तक वापस पहुँचना है 4 से। तो सर हम करेंगे -2.375 और नीचे में करेंगे डिवाइड 4 का डबल 8। देखो फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले पता करो कौन सबसे ज़्यादा पास है 4, फिर ऊपर में लिख दो गैप और नीचे में लिख दो इसी का डबल। ओके, वेरी इजी। इससे आपका आंसर ना 10 to 20 सेकेंड्स में आ जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अजीब लगेगा या तो टाइम लगेगा, बट एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहले आपको कौन सबसे पास है ये देखना है, फिर गैप लिखना है, फिर उसका डबल करना है। एक बार फिर से नए नंबर के साथ आपको मैं बता दूंगा, अभी इसको देख लो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, मीन्स क्या आएगा देखो, 4 माइनस, अगर आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हो तो कितना आता है, मैं डिवाइड भी करके बता देता हूँ चलो। 2.375। सर डिवाइड नहीं होगा, पहले लगेगा पॉइंट, जिससे आपको मिलेगा 23 एक साथ। अब 8 2 जा 16 से जाएगा और बचेगा 7। फिर नेक्स्ट नंबर 7 उतरेगा और 8 9 जा 72 से जाएगा। आगे आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अप टू 2 डिजिट ही आंसर चाहिए होता है। तो 2 डिजिट तक आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.29। सो 4 में से 0.29 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3.71 सेंटीमीटर, जिसको आप अप्रॉक्स बोलना, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर आप निकाल ही नहीं सकते। आपने एक राउंडिंग ऑफ करके या फिर आप एक एक्सपेक्टेड आंसर निकाल लो, इसीलिए आपको हमेशा ऐसे वाले ट्रिकी सॉल्यूशन में अप्रॉक्स लिख कर आना है। तो बुक में भी अगर आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में, वहाँ पर भी 3.7 आया है, यानी इस ट्रिक से आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। ओके, इस ट्रिक से आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। आपको देखना है कौन सबसे ज़्यादा पास है, उसके बाद नीचे में उसका डबल करना है और ऊपर में गैप लिखना है। इससे आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है बहुत ही कम समय में। सो आपका जो एल आया है वो आया है 3.7। मतलब बुक में भी 3.7 दिया है, तो मैं भी यहाँ पे 3.7 लिख दे रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सो हमारा जो आंसर था वो यहाँ पर देखो बचा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.7। ओके, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 3.7। अब थोड़ा डेसिमल डेसिमल हो गया, तो हम भी डेसिमल में लिख लेते हैं। मतलब सर 11 का आधा कितना होता है सर, 5.5, फिर ब्रैकेट। उसके बाद सर 7 का आधा कितना होता है, 3.5। मतलब देखो लास्ट में ना सब ब्रैकेट में ही आ गया। ओके, इक्वल टू सर इसके बाद 5.5, फिर 3.5 और 3.7 कितना होता है, 7.2 होता है शायद। उसके बाद अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 5.5 और 7.2, तो 39.6, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर अप्रॉक्स इतना एरिया उसको अपने टॉय में कलर करना होगा। अगर आप देखोगे तो बुक का भी यही आंसर है। मैं आपको बुक का भी आंसर दिखा देता हूँ। ओके, धीरे धीरे जाते हैं। हमारे पास जो बुक का आंसर है एग्जाम्पल नंबर 1 का, आप अपने अपने बुक में चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर भी आपका जो आंसर है वो 39.6 आया है, और इसका भी 3.7 आया है अप्रॉक्सीमेटली, जो एल की वैल्यू है। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही इजी वे में एग्जाम्पल नंबर 1 समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें दोनों का बेस सेम होता है। तो अगर दोनों बेस सेम रहेगा आपके क्वेश्चन में, सो आपको जस्ट उसका सी एस से प्लस कर देना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 इसी के साथ आपका कवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, आज से क्लास लंबी हो जाएगी, आज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो बेस सेम नहीं है। ओके, तो जिसमें भी बेस सेम नहीं होता है उसको आप एग्जाम्पल नंबर 2 के हिसाब से समझोगे। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बेसिक है, इसको अभी छोड़ दो। एंड फोर्थ एग्जाम्पल नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंडर गड्ढा किया गया है। तो जिस पे भी गड्ढा किया जाता है वो एग्जाम्पल नंबर 4 का पार्ट होता है। गड्ढे को डिप्रेशन भी कहा जाता है।
ओके। सो मेनली इस क्लास में आपको ना जो 12.1 है उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल की डिस्कशन की गई है। मीन्स आपको सारे एग्जाम्पल का आइडिया दिया गया है, चैप्टर का आइडिया दिया गया है, और एग्जाम्पल नंबर 1 तो बहुत डिटेल में आपको समझा दिया गया है। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन आंसर की, तो आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो फर्स्ट को तो छोड़ दो, फर्स्ट बहुत बेकार क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आता भी नहीं है जल्दी से। ये वैसे भी छोटे क्लास का क्वेश्चन है। मेनली आप 2 से ही स्टार्ट करो। अब आज मैंने आपको सिखाया जब दोनों का बेस सेम होता है, तो सेकंड देख लो। सेकंड में आपके पास हेमिस्फेयर और सिलेंडर है, दोनों का बेस सर्कल होता है, यानी बना सकते हो। सर उसके बाद कोन है और हेमिस्फेयर है, सर दोनों का बेस सेम होता है, बना सकते हो। रुको मैं टिक कर दे रहा हूँ। अरे भाई सही में बना सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये वाला सिखा दिया, ये वाला सिखा दिया। सर फोर्थ वाले में क्यूब और हेमिस्फेयर है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये एग्जाम्पल 2 में जाएगा, मतलब जिसका बेस सेम नहीं है। नेक्स्ट में हेमिस्फेयर और क्यूब है, ये भी एग्जाम्पल सर 2 में जाएगा, बेस सेम नहीं है। थर्ड वाले में देखो सिलेंडर और हेमिस्फेयर है, यानी इनका बेस सेम होता है, ये आप बना सकते हो एक प्रकार से। इसको भी मैं टिक कर दे रहा हूँ। अरे मतलब देखो पूरा चैप्टर बता दिया, मतलब 12.1 के बारे में सब चीज़ बता दिया कि कौन किससे रिलेटेड है। सर नेक्स्ट आपके पास जो है सिलेंडर और कोन है, ये भी बना सकते हो, बल्कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें आपको ना प्राइस भी निकालना है। क्लास 9 में निकालो ना प्राइस, रेंट या फिर जो कॉस्ट होती है वो आप क्लास 9 में निकालते हो, वैसा ही कुछ है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आपका नहीं बनेगा क्योंकि इनमें डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, हॉलो आउट, और यहाँ पर भी देखो हॉलो आउट यानी गड्ढा वाला, ये एग्जाम्पल 4 वाला है। एक प्रकार से देखो मैंने आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको पूरे चैप्टर का ही ओवरव्यू दे दिया है, मतलब एक्सरसाइज 12.1 की कौन किससे रिलेटेड है। सो आपको मैं एग्जाम्पल ही सिखाऊंगा, एग्जाम्पल में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज को आप खुद से बना सकते हो। अब इनको देखने के बाद, मतलब इस चार्ट को समझने के बाद जब आप 12.1 को बनाने जाओगे तब वो आपको बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो आज आपको एग्जाम्पल 1 फिर से प्रैक्टिस करना है, मैंने जो रूट निकालने का ट्रिक बताया है उसको फिर से प्रैक्टिस करना है, और जो जो क्वेश्चन मैंने टिक कराया है 12.1 का 2, 3 या फिर जो 6 या तो 7 कुछ है, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेशन में हम इस पूरे 12.1 को ओवर कर देंगे और वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब 12.2 के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। सो आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको बहुत जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दूंगा। और इस चैप्टर का जो नोट्स का PDF है वो आपको चैप्टर के कंप्लीशन होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा दे दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए कंप्लीट होने के बाद वो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज इतना ही ओवर करते हैं। आप आराम से इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ओवर करते हैं इस वीडियो को। बाय।